नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस सर्विस में। आज हम आ गए हैं हमारे 55th सेशन पर और इस 55th सेशन में मैं आपको 2 सितंबर और 3 सितंबर के टोटल 6 बहुत ही शानदार एडिटोरियल्स करवा दूंगा। तैयार हैं आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स? पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, अपने साथियों को भी साथ में जोड़ें। ये रहा 2 सितंबर का हिंदू, इसमें से हम ये 3 एडिट लेंगे दोस्तों, और ये है 3 सितंबर का हिंदू अखबार जिसमें से हम ये 3 एडिट लेंगे। तो टोटल हो गया भैया 3 + 3 6, और ये 6 एडिट्स आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हैं। शुरू करें आज का काम। तो आज का पहला एडिटोरियल आपके सामने है। प्रीलिम GS2 3 और ऐसे में आपके लिए ये काम आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और तालिबान, दबाव जारी है। हालांकि नतीजे तो वैसे नहीं आए हैं, नोबल इंटेंशंस हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एक तरह से तो काफ़ी कमज़ोर ही साबित हुआ। भारत का 1 महीने का जो अध्यक्षता का काल था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का, वो समाप्त हो चुका है। और सरकार ने ये दावा किया, भारत सरकार ने, कि जो UNSC का प्रस्ताव 2593 पारित हुआ वो एक बड़ी विजय रही, क्योंकि उसमें आतंकवाद की काफ़ी आलोचना हुई और तालिबान से ये एक निवेदन किया गया, मांग की गई कि आप मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। तालिबान और मानव अधिकार, सरकार इस बात को लेके खुश है कि इस रेजोल्यूशन में जो भारत चाहता था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। इस रेजोल्यूशन के स्पॉन्सर्स थे US, UK और फ्रांस। और इस रेजोल्यूशन में तालिबान को बोला गया कि भाई अफगान्स जिनका भी सेफ इवैक्यूएशन चल रहा है चलने दें, आगे भी होने दें, और अफगानिस्तान को किसी भी तरह आतंक का अड्डा फिर से नहीं बनने दो। बेसिकली 3 मांगे हैं UNSC की: अधिकारों का संरक्षण, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट, सभी लोगों को साथ लेके चलो, और टेरर का पूरा कंडेमनेशन हुआ और अटैक को प्रिवेंट करना अब तालिबानियों की जिम्मेदारी होगी। तालिबानियों ने अपना रंग तो पैरेलल में दिखाने खैर ज़मीनी स्तर पे शुरू कर ही दिए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो सुरक्षा परिषद है उसने, अगर देखा जाए दोस्तों, तो प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि तालिबानी ही अफगानिस्तान के शासक हैं और कोई काउंटर मेजर ऑफिशियली नहीं दिया। तो आप थोड़ा शांति से समझिए, सुनिए, देखिए, जानिए। भारत की अध्यक्षता में UNSC ने प्रैक्टिकली तालिबान को एक तरह से मान्यता दे डाली है। There is nothing that holds the new regime accountable for its action। ये जो नया शासन बना है, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई हैं कि अगर ऐसा होगा तो भैया मुल्ला बरादर पर यह कार्रवाई होगी या खुंदजादा को हम पकड़ लेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और किसी भी तरह का प्यूनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्यवाही जिसको कहते हैं, हिंदी में भी मैंने सब कुछ दे दिया है दोस्तों। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है कि नहीं एक बार बता दो। अगर हो रहा हो तो मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं हो रहा हो तो बंद करूँ, भैया समय बहुत चला जाता है उसमें। और ये UN का जो चार्टर है उसके चैप्टर 7 मैंडेट में है, पीस कीपिंग में। आपको पता ही है ना, UN पीस कीपिंग की सेनाएं जो हैं पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर काम करती हैं। भारत उसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर देश हमेशा से रहा है। जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो रशिया और चाइना की वजह से, जिन्होंने फाइनली एब्सटेन किया, और इसमें जो परमानेंट 5 हैं उनके बीच का जो विभाजन है वो भी काफ़ी ख़राब ही रहेगा। परमानेंट 5 वही हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और तभी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं दोस्तों। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था है तो बहुत ताकतवर, और अगर ये लोग मन बना लें तो अफगानिस्तान के भविष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं एक तरह से, और उस मौके को संयुक्त राष्ट्र को तो छोड़ना नहीं चाहिए। 1988 में जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनी थी, बेसिकली सैंक्शंस कमेटी, उसने अब ये इजीली इंश्योर कर लिया जाना चाहिए कि किसी भी तरह के फंड्स या हथियार या ट्रैवल परमिशंस तालिबानियों को दो ही मत, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। समझ में आ गया? उस कमेटी का चेयरपर्सन है इंडिया, तो अगर भारत उसका चेयर है तो सैंक्शंस कमेटी में पूरी ताकत से भारत को अपना जोर लगाना चाहिए, अदरवाइज फिर फायदा ही क्या है। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। UN असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान 17 जो सितंबर को पूरी तरह से रिन्यूअल के लिए ड्यू है, अगर उसको रिन्यू ही नहीं किया जाए तो तालिबानी जो ऑलरेडी कैश, फ्यूल, फूड की शॉर्टेजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको थोड़ा घुमाया जा सकता है। भारत का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। स्टेक लगा हुआ है इन द सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल स्टेक। $3-4 अरब का निवेश, और वो सब तो छोटी बातें हैं भारत के लिए देखा जाए तो।
हम वहाँ मौजूद रहें, वहाँ के लोगों को हमेशा से हमसे प्यार किया है वो बना रहे, क्योंकि हम नेबर हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, अफगानिस्तान कहीं नहीं जा सकता, और इसलिए भारत इन चीज़ों को ख़त्म बिल्कुल ना करे और इनको आगे बढ़ाने की ही कोशिश करे। आ गया समझ में दोस्तों? तो बहुत प्यारा छोटा सा अच्छा एडिट था, इसकी समरी निकालिए, हमने आपके लिए निकाल दी है हमेशा की तरह, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो इस समरी को ज़ोर से पढ़ो एक बार पूरे जोश में, और आप क्या समरी निकालेंगे वो जरा कमेंट थ्रेड में लिखो। वैसे थोड़े आलसी बच्चों से पाला पड़ा है मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी आलसी हो तुम लोग। मैं बोलता हूँ समरी निकालो और तुम बस खीखी खीखी करके निकल जाते हो, ऐसा थोड़ी चलता है लाइफ में। अच्छे से समरी लिखो बेटा। हमारे बहुत प्यारे कोर्सेज आईएएस के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपको हार्ड डिस्क में पूरा कोर्स चाहिए और पैरेलल में ऑनलाइन सपोर्ट, तो हमारा सेल्फ प्रेप कोर्स लीजिए। अगर प्योरली ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो ये प्योरली ऑनलाइन गुरुकुल का कोर्स लीजिए। और अगर आपको कोविड स्पेशल एक बहुत प्यारा पैकेज है, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, तो वो भी उपलब्ध है। पूरे कॉन्फिडेंस से चेक करो, लिंक्स पे क्लिक करो, आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल, नीचे हमने लिंक भी दी हुई है। और सिविल्स तपस्या की हमारी जो फ्री साइट है उसको रोज़ाना विजिट करो, बहुत प्यारा कंटेंट आपकी पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल के साथ उपलब्ध है। आज का दूसरा एडिट जो है वो बात कर रहा है कि वैक्सीन वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ से अगले 6 महीने के लिए दुनिया को, सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, R&D कंपनियां हैं, एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, और वो ये कि अब आपको डेल्टा वेरिएंट के लिए ही वैक्सीन बना देनी चाहिए। अभी तो सारी ओरिजिनल एंसेस्ट्रल वेरिएंट, वुहान वेरिएंट के लिए बन रहा है। अब हमें जो टीके चाहिए, अब हमको डेल्टा वेरिएंट के टीके चाहिए दादा। प्रीलिम GS2 और ऐसे में ये काम आ सकता है। GS3 भी है ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत में अभी तक 66 करोड़, जो थोड़ा बहुत नंबर बढ़ गया है, 66 यानी कि 66 करोड़ वैक्सीन लगा दिए गए हैं। इसका मतलब भारत में 15 से 16% वयस्कों को दोनों डोज लग गए हैं और 50% को एक डोज। केरल में अभी सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसी में डबल वैक्सीनेशन का प्रोपोर्शन भी सबसे ज़्यादा। मतलब ये तो एक विरोधाभास हो गया कि अगर केरल में डबल वैक्सीनेटेड का परसेंटेज सबसे ज़्यादा और वहीं पर सबसे ज़्यादा निकल है, तो मतलब ये क्या कमाल चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑथर कहते हैं कि इसको समझने का एक संभावित तरीका है कि शायद केरल में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस ज़्यादा होने लग गए हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? जिन लोगों ने सेकेंड डोज अभी अभी लिया है, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 14 दिन पहले, उनमें इन्फेक्शन का फिर से घुस जाना। CSIR, CMC, PGIMR की स्टडीज़ ने यह बताया है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनमें री इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कुछ हेल्थ केयर वर्कर हैं, लेकिन जिनको भी री इन्फेक्शन हुआ है उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी न तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और मौतें तो हुई ही नहीं, बहुत ही कम को हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब वैक्सीन्स आर वर्किंग। आप समझ रहे हैं ना? वैक्सीन्स जो हैं, वर्स्ट आउटकम यानी सबसे खतरनाक हालत में हॉस्पिटल भागना और या वहाँ पर मौत हो जाना, इससे तो बचा रही हैं वैक्सीन्स। इजराइल और US में जो है नए केसेस आ रहे हैं, जबकि वहाँ वैक्सीन्स के रेट बहुत हाई हैं, तो वो दोनों देशों की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। इनफैक्ट बाइडन साहब के तो दिन ही थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि एक और ये अफगानिस्तान में फियास्को हो गया, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन डोमिनेटेड स्टेट्स में मास्क नहीं लगाऊंगा, वैक्सीन नहीं लगाऊंगा वाला जो पागलपन चला, उसने पूरे अमेरिका के केसेस बढ़ा दिए हैं, और उसका पूरा ठीक रहा। रिपब्लिकन एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे बाइडन के माथे मारने का, तो वो उसमें भी थोड़े से फंस रहे हैं, जबकि बड़ी मुश्किल से निकाल के यहाँ तक लाए थे। हम लाए थे तूफान से कश्ती निकाल कर, लेकिन डुबा दिया तुम एंटी वैक्सर्स ने बिना मास्क लगाकर। इन सभी मामलों में जो मुख्य आरोपी है वो है वायरस का डेल्टा वेरिएंट और उसकी जो सब लिनिएजेस हैं, और मैक्सिमम नए इन्फेक्शन में ये डेल्टा ही पकड़ में आ रहा है दादा, सारा का सारा। और ये डेल्टा जो है भारत से अक्टूबर 2020 में निकल के दुनिया के लगभग 120 देशों में फैल चुका है। अब प्यारे साथियों, हम जानते ही हैं भारत में इन सभी वायरसेस का जेनोमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली स्टडी किया जा रहा है, हालांकि उसका स्केल उतना नहीं हो पाया जितना पहले सोचा गया था। INSACOG, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम। जीनोम क्या होता है? कमेंट थ्रेड में मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज़ अ जीनोम? तो ये जो स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं, जीन, जेनोम, DNA, RNA, क्रोमोसोम, प्रोटीन, इस पर एक छोटा सा प्यारा सा नोट 3, 4, 5, 6 लाइनों में लिखो यार, मज़ा आएगा थोड़ा हमको। तो INSACOG की स्टडीज़ क्या बताती हैं कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड नंबर के हिसाब से ही चल रही हैं। तो विज्ञान को ये पता था कि जो विषाणु हैं वो ऐसे इवॉल्व होंगे कि ऐसे म्यूटेशंस उनमें से निकलेंगे जो एंटीबॉडीज एस्केप करेंगे। एवोल्यूशन का काम ही ये है ना, ऐसे म्यूटेशंस को आगे बढ़ाना जो ये कर पाते हैं। दूसरे म्यूटेशन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मरते चले जा रहे हैं। हम बात उनकी कर रहे हैं जिनको नेचर ने आगे बढ़ाया है। यही एवोल्यूशन का काम होता है।
आपको बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? और इसलिए अब दुनिया भर की फार्मा कंपनीज को और ये वैक्सीन कंपनीज को, वैक्सीन मेकर्स को अपनी अपनी वैक्सीनों को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये म्यूटेशन इतनी जल्दी आ जाएंगे। भारत एक वैक्सीन महाशक्ति हमेशा से रहा है, लेकिन 1 करोड़ टीके प्रतिदिन लगाने में हमको भी अगस्त 2021 का समय तो लग ही गया, और अगर यहाँ से रोज 1 से 1.25 करोड़ टीके लगते रहे तो कहीं जाकर हम जो है जनवरी फरवरी 2022 में सबका डबल वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। नहीं तो फिर वो अप्रैल मई जून 2022 में जाने वाली है बात। दुनिया भर में विशिष्ट रूप से डेल्टा वेरिएंट को पकड़ सके ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, तो शायद समय आ गया है कि उस वैक्सीन को बना लिया जाए। वर्तमान जो एंसेस्ट्रल वायरस वेरिएंट को टारगेट करती हुई वैक्सीनें चल रही हैं, अब इसको अपडेट किया जाए। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया पूरा आपको? तो ये रही समरी, पढ़ लो बेटा जोर से एक बार, और आपकी क्या समरी है उसको भी बना के एक बार जोरों से पढ़ो। प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत प्यारी हमने प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज तैयार रखी है। ये 50% बेनिफिट ऑफर पर उपलब्ध है। बहुत से छात्र इसका लाभ ले रहे हैं, आप पीछे न रह जाएं, इसका पूरा फायदा लें। क्लिक करें, लिंक पर जाएं और आज के आज एनरोल करें। आज का तीसरा लेख है कैंसल द डिस्ट्रक्टिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नाउ। काफ़ी तगड़ा लेख है, प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में काम आएगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। और इसमें बेसिकली दोनों ऑथर्स का ये कहना है कि उत्तराखंड में विनाश चल रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने ऐसा विनाश लाया है कि पूछिए मत, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अभी कुछ प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहती है, तो बिल्कुल ऐसा ना हो और उसे रोक दिया जाए, ऐसा ये बोल रहे हैं। गंगा हिमालय का जो पूरा बेसिन है बहुत फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, और बहुत बड़े बड़े अधोसंरचनात्मक जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने बहुत डैमेज किया है। लेकिन भारत के नीति निर्माता जो हैं उन्होंने तो अपना मन बना लिया है कि ऐसे प्रोजेक्ट को फिलहाल तो हम रोकेंगे नहीं। उत्तराखंड में बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो पिछले सालों में हुए, जब एक्सपर्ट्स ने उनको स्टडी किया तो एक बहुत बड़ा अपराधी उसमें ये पता चला कि जो बढ़ता हुआ मानव जनित दबाव है, राइजिंग एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, ऋषि गंगा वैली डिजास्टर फरवरी 2021 इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। सरकार बहुत ही खतरनाक तरीके से वैज्ञानिकों की चेतावनियों को अनदेखा कर रही है। क्या चेतावनियां हैं? कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, ये हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सरकार बोलती ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों? तो ये जो दो ऑथर्स हैं ये कहते हैं कि हम ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं सरकार पे। वो कहते हैं कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 7 पेंडिंग पन बिजली जो विद्युत ग्रह चल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड के हिमालयों में, उनको बंद मत करो मिलॉर्ड, उनको बंद मत करो, अन्याय हो जाएगा मिलॉर्ड, उनको जारी रहने दो। और मजे की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का मेन काम है भारत के एनवायरनमेंट की संरक्षा करना। गंगा नदी अविरल कल बहती जाए वो इंश्योर करना, तो ये मिनिस्ट्री उसका ठीक उल्टा इंश्योर कर रही है। केदारनाथ का जो हादसा 2013 में बहुत भयानक बाढ़ का हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटू कॉग्निजेंस। सुओ मोटू होता है, लोग इसको मोटो लिखते हैं, इट इज मोटू, सुओ मोटू कॉग्निजेंस। क्या मतलब होता है? स्वतः संज्ञान लेना। भारत की जुडिशरी को संविधान ने कुछ ताकतें दी हुई हैं। एक तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत है, एग्जीक्यूटिव के किसी भी लॉ को वो रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा है सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अखबार में कुछ छपा तो न्यायाधीश उसी को एक पिटिशन में कन्वर्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ताकतवर है भारत की जुडिशरी। अगर भारत की जुडिशरी अपनी वाली पर आ जाए और संविधान के हिसाब से कड़े आदेश धड़ाधड़ जारी करना शुरू करे, बहुत सारा अन्याय जो है वो काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई थी, EB1 नाम दिया है उन्होंने उसको, अभी इन ऑथर्स ने, जिसने ये कहा कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत दिक्कत दे रहे हैं। अब इस बॉडी से बहुत नाराज हो गया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और एक के बाद एक कमेटी गठित करता रहा, जब तक एक आखिरी कमेटी ने फेवरेबल रिपोर्ट नहीं दे दी कि थोड़े बहुत चेंजेस के साथ प्रोजेक्ट्स को आगे चलने दो। अगस्त 2021 के एफिडेविट में पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में EB2 के रिकमेंडेशन को EB1 के ऊपर सुपरसीड करते हुए कहता है कि भाई इसको चलने दो। तो इससे क्या पता चलता है? सीधी सी बात है कि ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट लगाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग को। BP दास कमेटी थी ये।
तो दिस हैज ऑल्सो निगेटेड द मिनिस्ट्रीज ओन 2014 एफिडेविट दैट एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम विथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मतलब फरवरी में 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने स्वयं एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा था कि दिक्कत तो है प्रोजेक्ट से। अब अगस्त 2021 में वही पर्यावरण मंत्रालय बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इनको तो कंप्लीट होने दो। ये जो स्टांस लिया है पर्यावरण मंत्रालय ने, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द February 2019 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिसीजन, जिसने बोला था सभी नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को अबैंडन कर दिया जाए गंगा पे, और जो 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए उनको स्क्रैप कराओ। ऑथर कहते हैं कि उनको भी क्यों, मतलब उसके 50 से ऊपर वालों को चलने क्यों दें, सिर्फ पैसे के लिए, मतलब पर्यावरण की वैल्यू नहीं है। तो दो बातें निकल कर आई, एक तो MOEFCC जो है पीएमओ के ही खिलाफ चला गया, दूसरा पीएमओ 50% वाला डिसीजन भी रीथिंक कर सकता है। यहां तक सब क्लियर है। और ये कब, ये तब जब IPCC ने खुद इन फ्रेजाइल माउंटेनस इकोलॉजिकल रेजिम्स पर चेतावनियां जारी की हैं। देखिए, हाइड्रो पावर के लिए आपको एक्सेस वाटर चाहिए, और क्लाइमेट चेंज का विज्ञान ये बता रहा है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग विल इम्पैक्ट द एंटायर ड्रेनेज नेटवर्क। तो आप इन प्रोजेक्ट्स को जिन अनुमानों के आधार पर खड़ा कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन उन अनुमानों को ही झुठला देगा। जो मौसमी प्रवाह है नदियों का, सीजनल फ्लो ऑफ रिवर, वो कम होगा क्योंकि ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, और फ्लड्स एंड ड्रॉट्स ऑल्टरनेट होते चले जाएंगे, और 2050 तक एवरेज टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ने वाला है। सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन, देखिए जो सेडिमेंट के हॉटस्पॉट्स हैं वो यहाँ पर हैं, और जब जब बादल फटते हैं यानी भयानक तेज बारिश होती है, तो सिल्ट यानी कि गाद और डेबरी यानी कि विभिन्न प्रकार का जो डेबरी टुकड़े होते हैं वो नदियों में घुस जाते हैं। नदियों का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि वाटर डिस्प्लेस होता है, जिससे बहुत भयानक डिवास्टेशन डाउनस्ट्रीम आता है। अनेक एक्सपर्ट स्टडीज ने यह बताया है कि उत्तर पूर्वी भारत में भी जो डैम्स बने हैं, उस वजह से वहां के पर्वत अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सट्रीम रेन, एवलांच, लैंडस्लाइड से जो ग्रसित हुए हैं, दे आर ऑल फुल ऑफ रिस्क। मतलब इस क्षेत्र में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी वहां के पर्वत इन चीजों से ग्रसित थे, तो ये प्रोजेक्ट सारे रिस्क लेडन आर्टिफैक्ट बन गए। तो बार बार हमें बताया जाता है, ऐसे ऑथर कहते हैं कि ये जो पन बिजली पूरी ऊर्जा है, ये एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि सोलर हुआ, विंड हुआ, और इसलिए ये बहुत अच्छा है, इसको चलने दो। लेकिन ये जो डैमेज कर रहा है, सोशल डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल रिस्क, उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला भैया? क्योंकि हिमालय जो हैं पहले से ही भेद्य हैं, ये डैम्स उन चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं। बहुत एक्टिविटी होने से फ्लैश फ्लड, एवेलांचेस, लैंडस्लाइड बढ़ रहे हैं। 15% ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक, ग्रेट यानी जो मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 8 से ज़्यादा है, उसके आगे 9 और 10 होगी तो भैया बवंडर ही हो जाएगा, क्योंकि 10-10 गुना बढ़ता है हर एक यूनिट के साथ में, लॉगरिथमिक स्केल है ये। तो दुनिया के जो 15% ग्रेट 8 इंटेंसिटी से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं 20वीं सदी के हिमालय में आए थे, हर 100 में से 15। एंड मेनी सेगमेंट्स आर अर्थक्वेक प्रोन इवन नाउ। 2015 का नेपाल अर्थक्वेक उसका एक सबूत है। नेपाल तो पूरे फ्रैक्चर पे ही लाया करता है, इंडिया प्लेट के और यूरेशिया प्लेट जहाँ टकराई थी। भारत को समझना होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हाई वेलोसिटी फ्लोस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। सिक्किम में 2007, अरुणाचल में 2010 में बड़े बड़े प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट साइन अप किए गए हैं, और वो उस समय के काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होते थे, और उसके अंदर पॉलिटिकल ब्रोकरिंग भी हुई है। जो लोकल्स हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं अलग अलग हिमालयन क्षेत्रों के कि भैया सिंकिंग ऑफ माउंटेन स्लोप्स हो रहा है, स्प्रिंग्स ड्राई अप हो रही हैं, फिशर्स पैदा हो रहे हैं, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब के पीछे जो एक टेक्निकल कारण वो है कि जो आपको ज़मीन के नीचे सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, जो पानी लेके पावर हाउस तक जाता है, वो माउंटेन के स्लोप्स को काटता चला जा रहा है, तोड़ता चला जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिना किसी वैज्ञानिक बैकिंग के अप्रूव हो गए थे, लेकिन अब आज का नया विज्ञान सारा सच हमारे सामने है, तो इन प्रोजेक्ट्स को अगर स्क्रैप कर देंगे तो सबका बहुत फ़ायदा होगा। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कभी भी लंबे समय के लिए फ्रूटफुल होने ही नहीं वाले हैं आते समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो समय आ चुका है
कि इन द अपर रीचेस ऑफ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा विच आर इको सेंसिटिव जोन्स द गवर्नमेंट शुड स्क्रैप ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। नदी को बिना किसी बंधन के बहने दीजिए, यही नदी आपसे पुकार लगा रही है। समझ में आ गया भाई? चलिए, काफ़ी आई ओपनिंग है, क्या क्या चल रहा है। तो इस समरी को एक बार ज़ोर से पढ़ दीजिए, वो गरजते हुए पानी जैसी आपकी गर्जना आनी चाहिए। और आप क्या समरी करते वो भी बताइए। सेशन को लाइक कर लो बेटा, दोस्तों तक पहुंचा दो, चैनल के साथ जुड़ जाओ। आज का चौथा एडिट आपके सामने है। कंजम्पशन डिमांड पुश नीडेड वाया फिस्कल मेजर, यानी उपभोक्ता मांग को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है राजकोषीय समर्थन कदमों के माध्यम से। तो यह है प्रीलिम GS2, 3 और ऐसे में फ्लीटिंग चीयर। फ्लीटिंग चीयर का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए खुशी। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए 20.1% और 18.8% हो जाए। पहले क्वार्टर का GDP एस्टीमेट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया कि भैया GDP में तो छलांग आ गई है, तो सब तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। और ये एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रैक्शन जो पहले क्वार्टर में 2020-21 के आया पेंडेमिक ऑनसेट के सामने, तो ये एक स्टैटिस्टिकली बहुत ही क्लियर कट जंप आया है। आठों इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले आई है। GVA जो बेसिकली सप्लाई साइड बताता है, एग्रीगेट आउटपुट 8 सेक्टर्स का 18.8%, ये दोनों कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के हैं। तो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, आधार वर्ष का, तो मुझे बताइएगा GDP और GVA में आपको बेस ईयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इससे क्या चित्र निकल कर आता है, जब हम इसको जनवरी-मार्च 2019-20 के साथ कंपेयर करते हैं, या उससे भी बेहतर अप्रैल-जून 2019-20 के साथ में, जो कि प्री पैंडेमिक का पहला क्वार्टर था, तो हमें पता चलता है कि अभी जिस क्वार्टर से हम निकले, अप्रैल मई जून वाले पहले, उसमें 32,30,000 करोड़ का GDP बना, जो कि अप्रैल जून 2019 के 35,60,000 करोड़ के GDP से कम था। तो आज से 2 साल पहले 35.6 लाख करोड़ का GDP था, और अभी अप्रैल मई जून में इस साल 32.3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, दिस इज द 2-year ब्लैक होल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 2 साल में इंडियन इकोनॉमी थी ही नहीं, ये मान लो, खत्म हो गए 2 साल हमारे, क्योंकि हम पूरे नीचे उतर गए, अब उठ के वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसका जॉबलेसनेस इंपैक्ट और ह्यूमन इंपैक्ट बहुत भयंकर होता है। तो आंकड़े ये बताते हैं, नंबर्स शो द प्राइस पेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव। समझ गए? एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाओ। GDP इज बेसिकली डिमांड एंड एक्सपेंडिचर, GVA इज बेसिकली सप्लाई। तो अगर व्यय साइड पर आप देखते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो नॉर्मली भारत के GDP का 55 से 60% होता है, उपभोक्ता मांग, घरेलू उपभोक्ता मांग, वो पिछले क्वार्टर से 17% डाउन थी। हालांकि पिछले साल के सेम क्वार्टर से 19% अप थी, और यही चीज GFCE के साथ भी थी। ज्यादातर राज्यों ने अपने अपने लोकल सेकेंड वेव रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं, और वहां आर्थिक गतिविधि फिर से बढ़ गई है। एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विश्व में जो रिकवरी आ रही है, तो भारत में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है एकदम से बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गया है, एकदम से 24,000 करोड़ का आउटपुट आया, और अप्रैल जून 2019 से कंपेयर करें तो बिल्कुल इसी लेवल पे था। लेकिन अब कच्चे माल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो अब मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर कर रही हैं कि भाई या तो आप वो सारा खुद ही उठा लो खर्चा, जिसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन टूट जाएंगे, या कीमतें बढ़ा के जनता के ऊपर बोझ लाद दो, जिससे डिमांड और गिर जाएगी। दुर्भाग्यवश मॉनसून ऊपर नीचे चल रहा है, फिलहाल डेफिसिट में है। तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट इस साल का होगा, और वृहद रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों से डिमांड की हमारी एक अपटिक आनी चाहिए, वो कितनी होगी किसी को नहीं पता। तो अब सरकार के सामने लक्ष्य क्या होने चाहिए? सभी राज्य सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार केवल टीकाकरण पे ध्यान दें, और कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए जितने भी फिस्कल मेजर लगा सकते हैं उतने फिस्कल मेजर लगाएं। इसके सिवा तो कोई गोल हो नहीं सकता है। तो ये कहानी है कंजम्पशन डिमांड पुश की। समझ में आ गया दोस्तों? समराइज कर दीजिए। और आपको क्या लगता है, अगले 5, 6, 7, 8 सालों में GDP हमारा जो है
वो 7 to 8-9% की रेंज में हर साल ग्रो होगा या 3 to 4-5% की रेंज में ग्रो होगा अगले कुछ सालों में एनुअल जीडीपी? क्या लगता है आपको? ये होगा तो एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड ग्रोथ होगी, ये होगा तो एक तरह का स्टैग्नेशन होगा। आपको क्या लगता है बताइए? और इसकी समरी आपके सामने है, पढ़ दो एक बार जोर से और खुद भी एक अच्छी समरी निकालो और लिखो, तभी ना मजा आएगा। आज का हमारा 5वां एडिट पर आने से पहले तीनों कोर्सेज की जानकारी फिर से आपको दे दूं। बहुत प्यारे कोर्सेज हैं, आईएएस की सिंसियर तैयारी आप कर रहे हैं तो इन कोर्सेज को यूज़ करें जो हज़ारों स्टूडेंट्स ने पहले यूज़ किया है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैनी शेड्स ऑफ नेशनलिज्म काफ़ी बढ़िया है, GS 1 में काम आएगा, 2 में भी काम आएगा, बहुत अच्छा लिखा है। और इसमें हमें ये बताएंगे कि वेयर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म आर प्लेस्ड इन एशिया। समझ में आया प्यारे दोस्तों? नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ पूरा का पूरा लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऑफन द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म आर कंसिडर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत बढ़िया लिखा है कि कई बार क्या होता है कि जो उदारवाद सोच है, जो बेसिकली इंडिविजुअल फोकस, ह्यूमन राइट फोकस्ड होती है लिबरलिज्म, और जो राष्ट्रवाद होता है, इनको हमेशा आपस में अनन्य माना जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि इनमें आपस में कभी भी कुछ तालमेल हो ही नहीं सकता भैया। 1947 में ब्रिटिशर्स ने यह दावा किया था कि हमने तो भारत के राष्ट्रवादियों को सत्ता इसलिए सौंपी क्योंकि हमारा तो पूरा साम्राज्य ही लिबरल फाउंडेशन पर टिका है। मतलब इससे बड़ा ऐतिहासिक चुटकुला किसी ने क्रैक नहीं किया होगा आज तक। ऑथर कहते हैं कि ध्यान देंगे कि सोवियत यूनियन तो गैर उदारवादी था, स्टालिन ने तो अपने ही कितने लाखों लोगों को मार डाला। तो एक इलिबरल सोवियत यूनियन ने दुनिया भर में 1950s और 60s में उपनिवेशवादी लड़ाइयों को कितना समर्थन दिया कोल्ड वॉर के दौरान। तो एक इलिबरल सोवियत यूनियन भी उस वक्त एंटी कॉलोनियल एक तरह से लिबरल हो गया था। लेकिन हम जानते हैं इतिहास में जब आज से 400 साल पहले पहली बार नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रवाद, ये सारी बातें होती हैं, ये यूरोप से शुरू हुई हैं। यूरोप में 400 साल पहले जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो पहली बार एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। उस वक्त तक दुनिया में कहीं भी नेशन स्टेट थोड़ी थे, किंगडम्स हुआ करते थे सब तरफ। तो ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ये यूरोप की अवधारणा है जो सारी दुनिया में फैली है। और एक बार ये सेट हो गया था दुनिया में, तो फिर सभी राष्ट्र जो है वॉर्स को सही मानने लग गए एक्सपांशन के लिए। यूरोप में तो इतने भयंकर वॉर हुए कि पूछो मत। और जापान का जो राष्ट्रवाद था 19 और 20वीं सदी में 1867 में मेजी रेस्टोरेशन हुआ था, वहाँ से 1945 में मार खाने तक इन्होंने जो एम्पायर बनाया उसमें बहुत युद्ध हुए। और चीन से जापान बहुत लड़ा, जिसका गुस्सा चीन को आज भी है। यूरोप जो है वो नस्लवादी बन गया, हर देश अपनी अपनी बात करने लग गया और भयंकर इलिबरल हो गए यूरोप वाले। और अफ्रीका में जो उन्होंने कांड किए, बेल्जियम वालों ने कॉन्गो के साथ जो किया, अगर आप वो पढ़ लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये सब के पीछे फोर्स क्या था? राष्ट्रवाद था या पूंजीवाद से चलने वाला उपनिवेशवाद, कैपिटलिज्म ड्रिवन कॉलोनियलिज्म। 1947 के पहले आमतौर पर राष्ट्रवाद को बहुत ही सस्पिशियस नजर से देखा जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि राष्ट्रवाद एक बीमारी होती है, इट इज द रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। जिनके पास कोई तर्क नहीं होते वो राष्ट्र राष्ट्र करना लगते हैं, ये बोला था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन द मैकेनिकल soulless nation of the West versus the enlightenment प्रबोधन वैल्यूज ऑफ इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रवाद, जो फिर जवाहरलाल नेहरू की पूरी फिलोसॉफी बनी, एंड यूनिवर्सलिज्म, यानी कि एक पूरा प्लैनेट जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। तो वेस्ट में ही ये दोनों चीजें दिख रही थी। वी.डी. सावरकर ने अपने हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बुद्धिस्ट यूनिवर्सलिज्म के साथ एक कॉन्ट्रास्ट किया, कंपेयर किया और बोला कि ये जो बौद्धों का यूनिवर्सलिज्म है ये तो बहुत कमजोर चीज है, उसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं है। नेहरू ने 1950 में राष्ट्रवाद की बहुत तारीफ की। देखिए याद रखिएगा, उस वक्त का जो राष्ट्रवाद था वो एक बहुत अलग राष्ट्रवाद था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के निकलने वाला पॉजिटिव राष्ट्रवाद था। नेहरू ने इसलिए 1950 के दशक में राष्ट्रवाद की तारीफ की
कि ये वो सकारात्मक ताकत है जिसने उपनिवेशवादियों को हराने में हमारी मदद की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक्सट्रीम राष्ट्रवाद आ गया तो बाद में वही जो है फासीवाद, फैशिज्म और एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद की बीमारी में तब्दील हो जाएगा। ठाकुर, प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है वो ये मानती है कि सावरकर और एमएस गोलवलकर बिल्कुल सही बोलते थे और उन्होंने इसीलिए कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसके साथ सारे सिंबल्स और उनको लेके पूरा सेंसिटिव रहना, इसको पुश किया है। इनकी कोशिश ये है कि हार्ड पावर और पीस प्रमोशन को बैलेंस किया जाए। ये एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क होती है। फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए, मूलतः वस्तुतः अगर आप कोर में जाके देखेंगे, राष्ट्रवाद एक सामुदायिक पहचान को आगे बढ़ाता है, वेरएज उदारवाद एक व्यक्तिगत पहचान को आगे बढ़ाता है। तो भैया ये बताओ, भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान ने पहली बार हजारों साल पुरानी सभ्यता में इंडिविजुअल को सेंटर में रखा। अरे भैया, चैप्टर 3 मूलभूत अधिकारों के चैप्टर ने पहली बार भारत के हर नागरिक को एक इंडिपेंडेंट नागरिक के रूप में डिग्निटी दी। इसके पहले भारत में ऐसा कभी भी नहीं होता था। कभी भी किसी इंडिविजुअल के पास राइट्स थोड़ी ना होते थे, वो पहली बार यहां हुआ। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट जो अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाई, भारत के लिए मील का पत्थर रहा है। नेशनलिज्म कैरीज एन इमोशनल अपील, लिबरलिज्म अपील्स टू प्रोफेशनल एजुकेटेड क्लासेस, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल राइट्स की बात होती हैं। तो एशिया में ऐसा देखा गया है, ऑथर कहते हैं, जब जब इकोनॉमीज अच्छी चलती हैं तो जो राजनीति होती है वो बड़ी रूढ़िवादी हो जाती है, कंजर्वेटिव हो जाती है। चाइना देख लो, सिंगापुर देख लो, वियतनाम देख लो। और जब जब दिक्कत होती है इकोनॉमी में तो तब तब लोकतंत्र का उदय होने लगता है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और कभी कभी थाईलैंड भी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है भैया इकोनॉमी की कंडीशन और आपका पूरा का पूरा नेशनलिज्म। एशिया के जो देश हैं, दे डू नॉट माइंड स्टेट इंटरवेंशन। भाई एशिया के जो लोग हैं अलग अलग देशों के, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती अगर व्यक्तिगत अधिकारों में स्टेट घुस जाता है अंदर, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होती है। और पश्चिम में जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो बातें होती हैं, यहाँ के लोगों को इंस्टिंक्टिवली वो एकदम से क्लिक नहीं करती हैं। ये बात तो आप और हम समझती हैं ना। सोवियत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद उदारवाद जो था, उसी ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल लॉ, मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स की बातें की, और अभी तक तो यही चल रहा है। लेकिन अगर पश्चिम अफगानिस्तान में इनको इम्पोज करने के लिए आता है तो वो फेल हो जाता है। लिबरलिज्म तो अब अमेरिका में ही हमले का शिकार हो गया है। चरम दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का 6 जनवरी को क्या हुआ सबने देखा। यहां तक कि जो वामपंथी विंग के सेनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे लोग हैं, जो कि सारी दुनिया के नव उदारवादी, नियो लिबरल, रिच और पावरफुल लोगों के कंट्रोल वाली इकोनॉमी को पूरी तरह बदल डालना चाहते हैं, वो भी दरअसल लिबरलिज्म पर एक तरह का अटैक है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिखा दिया है कि भैया जो संयुक्त राष्ट्र में 2-3 धड़े बन गए हैं अलग अलग, उनमें वर्किंग के दौरान कितना टेंशन है। और जब सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली बिल्कुल अलग अलग सिद्धांतों पे बनी है, जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में केवल ताकतवर विजेता देश हैं, यहीं से टेंशन शुरू हो जाता है। इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं ना, भारत भी चीख रहा है कि यूएनएससी को रिफॉर्म करो, इंडिया, जापान, जर्मनी को परमानेंट मेंबर, अलग अलग देश ऐसी मांग कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत झगड़े हैं देशों में आपस में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। कौन कौन से झगड़े बताना बेटा हमको। इतिहास में भारत और चाइना दोनों ने पश्चिमी इंपीरियलिज्म का कहर झेला है और दोनों ने ही पंचशील यानी सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस की बात की है। इट रिजेक्ट सोवरेंटी बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अलोन। और व्हेन द नॉन अलाइन मूवमेंट अरोज, प्यारे दोस्तों, भारत ने सॉफ्ट पावर दुनिया भर में प्रोजेक्ट की, लेकिन धीरे 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 एशिया की राजनीति ऐसी होती चली गई कि चीन और पाकिस्तान तो हार्ड पावर के पीछे भागने लग गए और भारत को भी मजबूरी में हार्ड पावर का रास्ता लेने की कोशिश करनी पड़ी, न्यूक्लियर वेपन्स। आज भारत और चीन जो हैं वो यूएन से सवाल तो करते हैं कि यूएन को बदलने की ज़रूरत है, और दुनिया भर के आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पर भी
लेकिन भारत हो या चीन हो या दोनों हो, एशियाई राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर दुनिया में कोई वैकल्पिक विजन बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं कि हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों में आपस में भी संघर्ष अब बहुत है। काफ़ी बढ़िया था लिबरलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म का ये डिबेट। आपने क्या सीखा हमें बताइए। ये रहा इसका एक छोटा सा सारांश। आज का आखिरी एडिटोरियल आ गया है प्यारे दोस्तों, इंडियाज टाइम टू डिक्लेयर अ नेट जीरो टारगेट। भारत ने मना कर दिया है, हम अभी नेट जीरो नहीं देंगे। तो ये ऑथर जो हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और वो बोल रहे हैं कि भारत को नेट ज़ीरो डिक्लेयर करना चाहिए, और वो ये भी बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी नेट ज़ीरो डिक्लेयर करना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया ने भी नेट ज़ीरो नहीं डिक्लेयर किया है। तो क्यों नहीं किया, जल्दी से करो। भारत को भी बोल रहे हैं करो करो करो, नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। ऑथर कहते हैं कि भारत ने अगर जल्दी से ही अपना नेट जीरो कार्बन का गोल नहीं घोषित किया तो भारत दुनिया की क्लाइमेट एक्शन डिबेट में आउटलायर कंट्री बन जाएगी, मतलब दूसरों से एकदम अलग। जबकि ऑलमोस्ट 50% इकोनॉमी कंट्रोल करने वाले दुनिया की वो लोग नेट जीरो कमिट कर चुके हैं 2050 तक, चाइना ने 2060। भारत ने मना कर दिया है। क्यों किया वो भी आ रहा है आगे। दुनिया में ग्लोबली क्लाइमेट एक्शन गति पकड़ रहा है, और ये और गति पकड़ेगा आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट के बाद, एक्सट्रीम इवेंट्स के बाद। सरकारें कार्रवाई तो कर रही हैं, लेकिन सिर्फ सरकारें ही नहीं हैं, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब जाग रही हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ और समझ में आ गई कि क्लाइमेट चेंज करेंगे तो इस प्लेनेट को तो बचाएंगे ही, लेकिन दुनिया जब नेट ज़ीरो एमिशंस की तरफ मूव करेगी तो पूरा टेक्नोलॉजिकल सेटअप ही बदल जाएगा दुनिया का। तो उसमें पैसा बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। 2020 में दुनिया भर के निवेशक कंपनियों ने आने वाले सालों के लिए $500 बिलियन के कमिटमेंट दिए हैं। ग्लासगो में इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 ऑफ जितना भी यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाले अपनी 26वीं सभा के लिए जब मिलेंगे तो दुनिया में ग्लोबल एम्बिशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर काफ़ी चर्चा होने वाली है, और ये 2000 पेरिस एग्रीमेंट से आगे है। आज 100 देशों ने 2050 का टारगेट दे दिया है और नए नए देश देते जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। अब देखिए फ़र्क है, इंडिया डेवलपिंग है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है। इंडिया में पर कैपिटा CO2 एमिशन बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर हैं। भारत ने साफ बोल दिया कि मैं तो ये टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक विकासशील देश हूँ, और पहले अमीर लोग कमिटेड बिल्कुल अपने सपोर्ट को बताएं कि आपने क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या सपोर्ट कमिट किया है, उसके बाद में करता हूँ। ऑथर कहते हैं ये स्ट्रैटेजी गलत है। ये स्ट्रैटेजी क्यों गलत है उसके बहुत सारे रीज़न देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला, भारत को नेट ज़ीरो इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए कि भारत क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत वल्नरेबल हो चुका है और अभी से तैयारी कर ले। भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में सी लेवल बढ़ने वाला है, हीट स्ट्रेस, ड्रॉट, वाटर स्ट्रेस, फ्लडिंग होगा। तो भारत अगर नेट ज़ीरो देता है तो पहले तो भारत खुद को ही फ़ायदा करेगा ना, इसलिए दे दो। दूसरा, भारत एक उभरती हुई शक्ति है और ग्लोबल कम्युनिटी से बाहर नहीं हो सकती, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कंट्री होने की वजह से। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, सबने तो दे दिया है। तो आपकी डिप्लोमेसी कमज़ोर हो जाएगी अगर आपने साइन नहीं किया बेटा, ऐसा वो बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो ऑलरेडी बोल ही दिया क्लाइमेट चेंज मेरा मेन एजेंडा है, इसीलिए तो अफगानिस्तान से निकल भी आए। तीसरा, भारत के लिए इसमें बहुत सारा आर्थिक लॉजिक भी है। सोलर पावर टैरिफ इतनी तेज़ी से गिर गए हैं कि अब क्लाइमेट एक्शन और इकोनॉमिक गेन्स के बीच में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा ट्रेड ऑफ वाला ज़माना भी गया। और ट्रांजिशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी टू अ नेट जीरो वर्ल्ड एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें भारत पूरा लाभ ले सकता है। कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ जो चाइना ने बहुत निवेश किया है, रिन्यूएबल एनर्जी, RE स्टोरेज, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन, लो एमिशन, इन सब चीज़ों के ऊपर, ग्रीन सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें भारत भी कर सकता है। भारत के पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट रहे हैं वो भारत ने फुलफिल किए ही हैं, और भारत ऑलरेडी सोलर और विंड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लीडर भी है। कब शुरू हुआ था भैया ये, हेड ऑफिस कहाँ है, किन दो देशों ने शुरू किया था बताओ, और हाल ही में एक बहुत बड़ा निर्णय क्या हुआ जिसने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदला, बताइए। भारत की चिंताएं बहुत जेन्युइन हैं। भारत ये बोलता है कि पर कैपिटा एमिशन अमीर लोगों ने इतना ज़्यादा किया और आज भी कर रहे हैं, तो आप मुझसे क्या बोल रहे हो। इक्विटी कहाँ है, बराबरी।
और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्होंने ज़्यादा पहले एमिट किया है वो आज ज़्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन भारत की जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जा रही है तो भारत इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डोनेशन पे डिपेंड कर रहा है, और उसके साथ साथ वो डोनर इन्वेस्टमेंट भी कार्बन मार्केट, पोस्ट कोविड ग्रीन रिकवरी ले ही सकता है। भारत को जो नेशनल ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना होगा ना, उसके लिए अभी काफ़ी मदद सबकी लगेगी, और ये मदद भारत को लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। एग्रीकल्चर में तो भारत को काफ़ी बड़ा क्लाइमेट चेंज का झटका लगेगा, उसके लिए दुनिया भर के साथ कोऑपरेशन करके काम को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है दैट फॉर इंडिया इट मेक्स सेंस टू अलाइन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट ट्रांजिशन का भी मुद्दा है। अंत में वो बोलते हैं कि भारत अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दे। भारत की पर्यावरण मंत्रालय ये कहती है कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो बताइए दोस्तों, क्या सीखा आपने? इस समरी को जोर से पढ़ो और आपकी समरी लिखो। टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए, पूरा लाभ लीजिए। जीएसटी के अंदर बहुत सारा स्पेसिफिक डेटा इस तरह से मिसिंग है कि इकोनॉमिस्ट जो सेक्टोरल एनालिसिस करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। चाइना ने क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए अमेरिका से ही अब सारी उम्मीदें टिका दी हैं। जलियांवाला बाग को लेके जो विवाद खड़ा हुआ, लाइट एंड साउंड शोर, ऐसा बोला कि ये विभत्स बना दिया गया है। कल्चर मिनिस्ट्री बोलती है मुझसे नहीं, एएसआई से बात कर लो, जाओ चलो निकलो। क्रेडिट बैंक का कॉन्सेप्ट चालू कर दिया है 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सबसे बड़े सेपरेटिस्ट काश्मीरी लीडर हुर्रियत के सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो चुका है। उसके बाद इंटरनेट बंद है कश्मीर में। राहुल गांधी का कहना है कि जीडीपी के आने वाले सालों में ग्रोथ के लिए जो पूरा विजन चाहिए वो कंप्लीटली मिसिंग है और जनता महंगाई में कुचले जा रही है। आज के लिए इतना ही। अब हम सोमवार आपसे भेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अभी तक 55 सेशन इसमें हो गए हैं, सैकड़ों एडिट्स मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको इनसे बहुत फायदा हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।